कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पुत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वच्छित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहति अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। ये कविता है स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। इससे हमें पता चलता है कि हमें जीवन में कितने भी संकट आए, कितने भी पीड़ा हमें झेलनी पड़े, तो हमें एक साथ रहना है। हमें उसके ऊपर कार्य करना है और आगे बढ़ना है। कदम मिलाकर चलना है। कदम मिलाकर चलना है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल, गुड, ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हमारा ये 10th सीबीएसई का फिजिक्स, जिसमें हम देखने वाले हैं लाइट लेसन। ओके, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इस लेसन से, और बहुत ही बड़ा वाला थोड़ा सा लेंथी लेसन भी है। लेकिन डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जो हम पहले स्टैंडर्ड्स में मतलब 9th 8th में पढ़ते हुए, तो उसका ही थोड़ा सा इट्स ए इलेबरेटेड पार्ट है लाइट का। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन विल स्टार्ट विद द वर्ड लाइट। तो हम शुरू करते हैं, लाइट क्या है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज लाइट, तो आपके मन में क्या आता है? अगर किसी ने आपको पूछा कि लाइट, लाइट सिर्फ बोला, तो आपके मन में पहले क्या आता है? तो बहुत कुछ आता है। बट उसे हमें एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, उसे हमें एक टेक्निकल लैंग्वेज में बताना होगा, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। चलो ये बात तो छोड़ दो। आपके दिमाग में क्या है, लाइट मतलब क्या? सोचो एक बार, ठीक है? ठीक है, सोच लिया? ओके। तो अब देखो लाइट क्या होती है। अब मुझे सिंपल ये बताओ, अगर एक रात का अंधेरा है और आप चल रहे हो, ठीक है, तो क्या आपको जो भी आपके आसपास है, तो वो जो भी चीज है, तो आपको वो दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं होती। तो सिंपली हम बता सकते हैं, लाइट इज द थिंग विच गिव्स यू सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एक ऐसी चीज है जिसे हमें विजन मिलता है, लाइक विच एनेबल्स आवर विजन, जो आपकी विजन एनेबल करेगा। ठीक है, चलो तो हम ना एक एक पॉइंट ऐसे कंसिडर करते हैं, उसे लिस्ट आउट करते हैं। तो पहले हमने सोचा कि लाइट enables our vision. Light enables our vision, और यू कैन से इट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। उसकी वजह से हमारा विजन हमें दिखाई देती है, जो भी चीजें होती है वो हमें अच्छे से दिखाई देती है। क्यों? लाइट है। तो अगर लाइट नहीं है तो हमें वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो लाइट एनेबल्स आर विजन। देन और क्या क्या बातें आपको या लाइट के बारे में पता है? कि light travels in a straight line. If it obstructs by the opaque object, it can form a shadow or it can create a shadow. ठीक है, अगर लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक होगी, तो उससे वो आर पार नहीं जाएगी और उससे पीछे नहीं जाएगी, तो वहां पर शैडो क्रिएट होगा। ठीक है, तो लेट्स से लाइट, लाइट travels in a straight path, और लाइट follows a straight path। ठीक है, और क्या क्या आपको पता है लाइट के बारे में? कि लाइट एक्चुअली होती है एक रेडिएशन। दीज आर व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट हो गया, बट सिंपल है। लाइट इज व्हाट? लाइट इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये रेज है। ओके, जैसे सनराइज होती है तो सनलाइट इसे बोलते हैं। तो ये एक रेज है, दीज आर व्हाट रेज। ओके, जो कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। देन और इंटरेस्टिंग बात अब आपको बताओ कि लाइट एग्जैक्टली होती क्या है। तो कोई कहता है कि लाइट पार्टिकल्स है, लाइक जैसे हम फोटॉन्स कहते हैं। कोई कहता है कि वो वेव है, जैसे साउंड एक वेव है एनर्जी की, वैसे ये लाइट भी एक वेव है। कोई कहता है कि लाइट दोनों है, कोई कहता है कि लाइट दोनों भी नहीं है, लाइट एक्चुअली पार्टिकल्स का ही एक वेवी नेचर है। ठीक है, तो इसमें से एग्जैक्टली क्या है जो मैंने लास्ट में बात कही, कौन सा, कि अभी हमें पता चला है कि जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है, तो उससे हमें पता चलता है कि लाइट इज व्हाट अ पार्टिकल विच हैज दैट वेवी नेचर। लाइट क्या है, वो पार्टिकल्स ही है जिसका नेचर वेवी है, वेव फॉर्म में है। ठीक है, तो हम ना अभी 10th स्टैंडर्ड तक जितना हमें काफी है उतना ही लिखेंगे यहाँ पर कि लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल in which we can write photon as well as wave। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ अलग फिनोमिना है लाइट के, तो वो हमें पार्टिकल नेचर से पता चलते हैं। कुछ अलग फिनोमिना है वो हमें वेव नेचर से पता चलते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में आप 11th 12th में पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो ये इसमें हमने ये डिस्कशन कैसे शुरू हुआ, लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो इसमें एक प्रॉपर्टी आती है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या है, लाइट का डिफ्रैक्शन मतलब क्या। अगर आप मैक्रोस्कोपिकली मतलब बहुत ज्यादा व्यू में देखो तो आपको समझ में आएगा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, जैसे हमने सेकेंड पॉइंट लिखा है। बट अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखें, मतलब बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उस टाइम लाइट इवन बेन्ड्स अराउंड दैट पार्टिकल। जैसे कि लेट्स से ये बहुत इन्फाइनेटली स्मॉल पार्टिकल है और यहां पर लेट्स से लाइट आ गई। चलो, तो ये लाइट आ गई, लाइट की रे है। ठीक है, सो इट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, इट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, नॉट टू पास थ्रू इट इन स्ट्रेट लाइन। ओके, और उसका डिफ्रैक्शन और वो अलग अलग डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो सिंपल ये इसका मीनिंग है, समझ में आया, क्लियर। तो उसी वजह से ये इस पार्टिकल को ग्लो करेगी, ये पार्टिकल को क्या करेगी, ग्लो करेगी। और उसी के कारण हमें एक नेचुरल फिनोमेना भी वहां पर दिखाई देता है। यू कैन फाइंड दैट सिल्वर लाइनिंग इन द स्काई विच इज कॉज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर देखो, इस इमेज में आपको दिख रहा है। तो ये जो भी क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स के आउटसाइड में वहां पर आपको एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई देती है। सो ये किस वजह से, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, ओके। तो आई होप आपको डिफ्रैक्शन समझ में आएगा। आई हैव गिवन दैट डेफिनेशन हियर एज वेल, दैट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज व्हाट द टेंडेंसी ऑफ लाइट टू बेंड अराउंड वेरी स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। ये उस लाइट की और उस पार्टिकल की एक टेंडेंसी है जो उस इन्फाइनेटली स्मॉल, बहुत स्मॉल पार्टिकल है उसके अराउंड टर्न करके बेंड करके जा सकती है। तो इसका मतलब अब लाइट स्ट्रेट पाथ में भी, मतलब वो पार्टिकल है ना। ठीक है, तो इससे हमें पार्टिकल नेचर उसका समझ में आता है। क्लियर, ओके। चलो, तो इसी वजह से यहाँ पर एक और पॉइंट समझ लेते हैं कि इट स्प्रेड्स आउट अराउंड द कॉर्नर्स एंड इल्यूमिनेट्स एरियाज वेयर द शैडो इज एक्सपेक्टेड। सो इसी वजह से जो भी वो इनफाइनेटली स्मॉल पार्टिकल होगा उसके आजू बाजू वहां पर थोड़ा सा आपको शाइनिंग और लाइक इल्यूमिनेशन दिखेगा, वहां से लाइट निकलती हुई आपको दिखेगी। तो ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ कुछ आपको लाइट के बारे में क्या क्या आपको यहाँ पर समझना होगा, और आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी होगी कि लाइट, लाइक इट व्हेन इट स्ट्राइक्स ओवर द ओपेक ऑब्जेक्ट सो इट फॉर्म्स अ शैडो। तो चलो, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लेट से तो होता है नियर अबाउट 3 × 10⁸मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, इतने मीटर्स एक सेकेंड में। 3 के ऊपर अगर आपने 8 जीरोस लगा दिया ना, तो जो भी वैल्यू आएगी उतने मीटर्स एक सेकेंड में। अगर ये किलोमीटर में करवाओगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। अब वैक्यूम यहाँ पर वर्ड आए तो इसके साथ एक और पॉइंट आप समझ लीजिए कि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इट्स नॉट what we can say the mechanical type of wave or mechanical type of uh, like particle it is, it is particle,
तो वो मैकेनिकल ही होगा, बट ये मैकेनिकल वेव नहीं है जिसे मटेरियल मीडियम लगेगा, जैसे कि साउंड वेव। साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वहां पर मटेरियल मीडियम लगता है, बट लाइट को तो मटेरियल मीडियम लगता नहीं। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू, ओके, दैट लाइक एम्प्टी स्पेस, लाइक इन अ वैक्यूम। तो वी कैन राइट light can travel through vacuum. Additionally, you can write it doesn't require any material medium. Okay, it doesn't require any material medium for its propagation or for its travel, for its movement, you can say. Okay, clear? तो कोई भी मटेरियल मीडियम उसे लगता नहीं है, और जितना कम होगा उतना ही उसके लिए अच्छा है, उसका स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं लाइट के बारे में, और आपने रिफ्लेक्शन ये भी पहले क्लास में मतलब 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, सो विल क्विकली मूव अहेड एंड अब इस क्लास में मतलब इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंसेस के बारे में, मिरर के बारे में, देन इमेज क्या होती है, लाइक इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, कौन कौन से अलग अलग तरीके की इमेज हमें मिल सकती है साइज में, और उस वर्चुअल होगी, रियल होगी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम इसमें पढ़ने वाले। तो आपका अच्छे से यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, नोटबुक पेन निकालो। ओके, जितना भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी इंपॉर्टेंट है, जहां यहाँ पर मैं जो भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट लगे, यहाँ पर मैं जो भी लिख रहा हूँ वो आप अच्छे से लिख लो। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जो इस टॉपिक का नाम भी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबको पता है, 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी यू हैव डन दिस, कि whenever if suppose light strikes over any surface and it returns back, it bounce back, then that phenomena is what? Reflection। ये हमने पढ़ा है। कैसे समझ ले, लेट्स से यहाँ पर एक सरफेस है। हम्म, अब ये सरफेस कौन सा है? ये एक अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसे कहेंगे ओपेक सरफेस। ओपेक से अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब शाइनी सरफेस, जहां से लाइट स्ट्राइक होके रिटर्न आएगी, सो इट्स व्हाट? रिफ्लेक्टिंग शाइनी सरफेस। यू कैन राइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे एक मिरर होता है, जैसे एक शाइनी स्टील होता है। ओके, अब यहाँ पर अगर एक लाइट रे आ गई, लेट्स से यहाँ से एक लाइट रे आ गई, एंड इट स्ट्राइक्स ओवर दैट सरफेस, और वो उस सरफेस पर गिरी, तो क्या होगा? क्या ये इस सरफेस से आगे जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, एक ओपेक सरफेस भी है, तो ओपेक से लाइट पास नहीं होती। ओके, तो लाइट वहां पर स्ट्राइक होगी, तो कुछ तो होगा, वो रिटर्न बैक तो होगी और कुछ तो होगा। ठीक है, सो सिंपली इट विल रिटर्न बैक फ्रॉम दैट सरफेस। ओके, इट विल बाउंस बैक, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग बैक, आई एम गोइंग टू से बाउंस बैक, तो वो क्या होगी? इस सरफेस से बाउंस बैक होगी, तो वो इस सरफेस से बाउंस बैक होगी। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आया है। यहाँ पर मैं लेट से डेफिनेशन लिखता हूँ, कैसे इसे डिफाइन करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। इन सिंपल वर्ड्स, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes over reflecting surface, when it strikes over reflecting surface in the same medium, उसी मीडियम में, उसी डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन तो अलग है यहाँ पर, मत साइड तो एक ही है ना। ओके, सेम मीडियम में वो रिटर्न बैक आ रही है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल बाउंसिंग बैक, रिटर्निंग बैक भी आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर देखो, जो भी ये इनकमिंग रे है ना, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ये वाली रे कौन सी है हमारी? इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ओके, और ये जो भी रिटर्निंग बैक रे है, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे।
रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और इसके बीच में ना लेट्स से एक इमेजिनरी लाइन निकालते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। इस सरफेस को एक परपेंडिकुलर लाइन निकालते हैं लेट्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये सब पहले हुआ है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। इसे कहते हैं हम नॉर्मल, इस परपेंडिकुलर लाइन को। तो एनीथिंग विच इज एनीथिंग, ओके, एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस देन दैट इज नोन एज नॉर्मल। यहाँ पर जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसे जो भी हमने परपेंडिकुलर लाइन निकाली है ये कहलाता है नॉर्मल। ठीक है। अब देखो इंसिडेंट रे एंड इस नॉर्मल के बीच का जो भी एंगल है इसे कहेंगे, और इसे डिनोट किया जाता है आई, और ये आई होता है, मैं यहां पर लिखता हूं, एंगल आई इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। देन फिर यहाँ पर एक और एंगल बनेगा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसे डिनोट करते आर से। सो जो भी एंगल आर होगा ये होगा। अब बताओ, इंसिडेंट रे से नॉर्मल तक जो भी एंगल बना उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल से जो भी एंगल बनाया हुआ है तो उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट्स है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेट्स से ये जो भी स्ट्राइकिंग पॉइंट है ओ, इसे कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सब आपका पहले का मतलब जो बेसिक है वो है, 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स है, लॉ किसे कहते हैं कि अगर लाइट एक तरीके से ही बिहेव करती है किसी सरफेस में किसी मीडियम में तो उसे हम सिंपल लॉ कहते हैं। ओके। तो रिफ्लेक्शन के क्या लॉ है, मतलब रिफ्लेक्शन हर बार वही तरीके से होगा, एक ही तरीके से होगा, कुछ तो उसमें सिमिलैरिटीज है हर बार जब भी रिफ्लेक्शन होता है। तो वो क्या है, ठीक है, सो दैट्स आर लाइक दोज थिंग्स आर नोन एज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो विल सी दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर। ओके। अब देखो यहाँ पर फिगर है ये रिफ्लेक्शन की। अब इसमें आपको एंगल आई दिख रहा है, एंगल आर दिख रहा है, तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक। एंड दैट्स व्हाट योर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा ये लैग कर रहा है पीसी, बट फिर भी हम करेंगे क्लास, हमें कोई पर्याय नहीं है इसमें। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, इट स्टेट्स दैट, मैं यहाँ पर सिंपली और एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा सेंटेंस भी अच्छे से लिख सकते हो। इट स्टेट्स दैट एंड समथिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा। ओके, सो वेन एवर देर इज अ रिफ्लेक्शन ऑलवेज देर विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या इसका, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन से। ठीक है, रुको थोड़ा यहाँ पर, हाँ, तो इसे मैं ब्लॉक कर देता। ओके। ओके नाउ, अब ये समझते हैं अभी कि यहाँ पर एक सरफेस है लेट से, ये नॉर्मल है, तो जितना एंगल इंसिडेंस रे नॉर्मल से बनाएगा, लेट से यहाँ पर 30 डिग्री बनाया, तो रिफ्लेक्शन का भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। वेदर सरफेस इज फ्लैट और स्मूथ, अगर लेट से ऐसा रफ सरफेस है। ठीक है। अब देखो ये यहाँ से लाइट रे आ गई, अब इस सरफेस का नॉर्मल होगा यहाँ पर, ये हुआ नॉर्मल, तो उसका रिफ्लेक्शन भी उतना ही एंगल क्रिएट करेगा। लेट से यहाँ पर इसने ये वाला एंगल है आपका 5 डिग्री से, 5 डिग्री ओनली सेल्सियस का, तो रिफ्लेक्शन का एंगल आर भी होगा 5 डिग्री ओनली। ठीक है। तो सरफेस कौन सा भी हो आपको सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल याद रखना है जो परपेंडिकुलर होगा, और उस नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का जो भी एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और उसी नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे का, रिफ्लेक्टेड रे का जो भी एंगल है वो है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक है। तो ये सरफेस के ऊपर भी डिपेंडेंट है, याद रखो अच्छे से।
सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लॉ तो वहां पर भी होगा, बट नॉर्मल बोल रहा हूं मैं। ठीक है। अब लेट से नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट लॉ क्या होता है इसका, सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब समझते हैं कि सेकंड लॉ क्या बताता है। तो अब देखो यहाँ पर लेट से मेरे पास एक, आपको प्लेन्स के बारे में पता है, दो प्लेन्स होते हैं। ओके। एक होता है आपका ये, लेट से ये हुआ आपका वर्टिकल प्लेन। ठीक है। और एक आपका बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन निकालता हूँ, और इसी डायग्राम को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन निकालता हूँ। चलो ब्लू कलर से निकालते हैं। चलो तो ये आपका हुआ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हॉरिजॉन्टल है, जैसे कि ये वाला आपका यहाँ पर एक है, नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं। तो वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल प्लेन, प्लेन मतलब एक टू डायमेंशनल फिगर है वहां पर, ठीक है, प्लेनर सरफेस है, ये आपको पता होगा। अब देखो, अगर लाइट रे वर्टिकल प्लेन में है, अगर लाइट रे आपकी वर्टिकल प्लेन में है, मतलब वर्टिकली आ रही है वो, तो उसका रिफ्लेक्शन भी वर्टिकल प्लेन में ही होगा, उसका रिफ्लेक्शन भी होगा वर्टिकल प्लेन में ही। ठीक है। और वो जो भी नॉर्मल होगा वो भी होगा वर्टिकल प्लेन में, जो नॉर्मल है यहाँ पर। ठीक है, तो तीनों होंगे वर्टिकल प्लेन में। ऐसा नहीं कि लाइट रे वर्टिकली आ रही है और हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट कर रही है, नो। अगर वो वर्टिकली आएगी तो वो वर्टिकली ही रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर गड़बड़ हो गई कुछ तो, कुछ तो मतलब ये जा नहीं रहा। हाँ ठीक है, गया। अब ये इंसिडेंट रे है, वर्टिकली आ रही है, तो उसका रिफ्लेक्शन भी वर्टिकली ही होगा, और जो भी नॉर्मल हम कंसीडर करेंगे वो भी हमें वर्टिकली ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो भी लेट से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगर लाइट रे आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रही है, तो थोड़ा सा हम बाद में करेंगे। ओके, और उसका जो भी नॉर्मल है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसी प्लेन में रखना होगा। तो थोड़ा सा इसे, हम्म, तो अब देखो यहाँ पर ये है आपकी इंसिडेंट रे। हम्म ये आ रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब इंसिडेंट रे है जो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रही है, तो उसका जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो भी हॉरिजॉन्टल ही होगा, वो भी उसी प्लेन में होगा, और जो हमें नॉर्मल कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पर, जो भी नॉर्मल है, ओके, तो वो भी आपका नॉर्मल भी उसी प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो सिंपल बात समझ में आई आपको कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बताता है इंसिडेंट रे, देन रिफ्लेक्टेड रे एंड योर नॉर्मल, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए और होते हैं। ठीक है। चलो तो लिखेंगे यहाँ पर इंसिडेंट रे, देन आपका सेकंड नॉर्मल, देन रिफ्लेक्टेड रे, all three will, I can write all three will lie in a same plane.
तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है, ये सेकंड है। और थर्ड लॉ, मतलब लॉ तो नहीं कहेंगे, एक रूल, और एडिशनली आप याद रख सकते हो यहाँ पर कि नॉर्म जो भी इंसिडेंट रे होता है वो एंड जो भी रिफ्लेक्टेड रे होता है वो हमेशा अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल होते हैं, ठीक है। मतलब अगर नॉर्मल के राइट साइड में अगर इंसिडेंट रे है तो लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्शन होगा। नॉर्मल के अगर लेफ्ट में इंसिडेंट रे है तो उसके अपोजिट साइड में रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? वो सेम में रिटर्न नहीं होते, सो लाइक वो नॉर्मल के अगल बगल होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको एडिशनली वहां पर याद रखना है। तो ये तीनों और ये दो सिंपली लॉ आपको याद होने चाहिए। ओके, फिर बाद में अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट मिरर के बारे में कि मिरर क्या होता है। तो मिरर सबको पता है, आईना हम देखते हैं हर रोज, हमारा मुंह देखते हैं। ओके, लाइक हम कितना अच्छा दिख रहे हैं, कितना सुंदर है, तो ये सब हमें कौन बताता है? आईना ही हमारा बताता है। कभी कभी लोग भी बताते हैं हमें। ओके, बट वो एक और बात भी बोलते कि चलो जाके मुंह अपना आईने में देखो। तो ये आईना एग्जैक्टली है क्या? तो समझते हैं आईना क्या है। अब देखो, रिफ्लेक्शन के लिए जो भी सरफेस है वो बहुत फ्लैट होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए, लस्टरियस होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन वो दिखाएगा। तो आईना तो वही काम करता है और वो वही है। वो एक फ्लैट, रिफ्लेक्टिंग, शाइनी, लस्टरियस, स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, सरफेस ऑफ ग्लास। ओके, चलो मैं यहाँ पर ना उसका डेफिनेशन ही लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। इट्स इट्स ग्लास। ये बैक का बटन नहीं चल रहा यहाँ पर भैया। चलो, इट्स ग्लास सरफेस। रुको, मैं ये बैक का बटन पहले क्लियर करवाता हूँ फिर हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा रुको, 1 मिनट सिर्फ। हाँ ठीक है, अब चलने लगा। ठीक है, चलो मिरर क्या हम देख रहे थे कि मिरर एक ग्लास का पीस होता है जिसके एक साइड कोटेड होती है, जिससे हम उसे लस्टरियस और थोड़ा शाइनी बनाते हैं, ओपेक बनाते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि ग्लास सरफेस तो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसे हमें एक साइड उसकी लाइक उसके एक साइड में कोटिंग करनी होगी, ठीक है। अब देखो, ये ग्लास सरफेस है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा मिरर क्या है। मिरर एक रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग then smooth, then flat, or sometimes maybe spherical, you can say lustrous or lustrous और shiny surface, ठीक है। तो वो होता है मिरर, विच वो क्या करता है? विच produces image of an object or which gives us image, जो इमेज बनाता है और इमेज बना के देता है हमें। ओके, इफ सपोज लाइट स्ट्राइक्स ओवर इट, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स दैट लाइट, देन वो वहां पर इमेज भी बनाएगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे हम देखेंगे। अब मिरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आप सिंपल बात समझ लो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर एक मिरर है, एक प्लेन मिरर का दिखाऊंगा मैं, चलो। तो इसमें दो साइड्स होंगे, एक जो बैक साइड ऑफ मिरर होगी, तो इसे हमें ऐसे हैच से दिखाना है, ठीक है। तो ये जो भी हैच, जो भी आपने यहाँ पर क्रॉस लाइंस देखे ना, तो वो मिरर का पिछला साइड है, मतलब वो बैक साइड ऑफ द मिरर है। इट्स व्हाट बैक साइड ऑफ मिरर। देन ये जो भी आपको प्लेन सरफेस दिख रहा है, इट्स व्हाट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। ओके, तो लाइट हमेशा, ओके, कहाँ से आएगी? लाइट हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर से आएगी, मतलब मिरर के सामने से आएगी लाइट, ठीक है। तो यहाँ से हमेशा वो लाइट रे आएगी, हमेशा आगे से आएगी, ठीक है। तो ये आपकी लाइट रे है और इसकी इमेज कहाँ कहीं पर भी बन सकती है, नॉर्मली प्लेन मिरर के तो पीछे ही बनती है। ओके, ओके, चलो। अब प्लेन मिरर क्या होता है? देखो, प्लेन मिरर एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। फ्लैट, फ्लैट, यू कैन से प्लेन, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग
सरफेस विच गिव्स अस इमेज। ओके, अब ये किससे बना होता है? प्लेन मिरर जो भी है ना, वो नॉर्मली ग्लास सरफेस ही होता है। ओके, चलो, ये एक ग्लास और सरफेस होगा विच इज कोटेड विथ एल्यूमिनियम और सिल्वर फिल्म फॉर रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के लिए क्या किया जाता है कि उसका एक सरफेस जो भी होगा वो कोटिंग किया जाएगा लस उस शाइनी फिल्म से, सिल्वर और एल्यूमिनियम फिल्म से। फिर उस सिल्वर एंड एल्यूमिनियम की जो भी फिल्म है ना, तो उससे हम क्या करते हैं? वी आर प्रोटेक्टिंग दैट विद अप्लाइंग लेयर ऑफ लीड ऑक्साइड। तो हम उसका प्रोटेक्शन करने के लिए, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम फिल्म का प्रोटेक्शन करने के लिए फिर से उसे एक दोबारा कोटिंग लगाते हैं उसके पीछे, जो ब्लैक कलर की होती है नॉर्मली, जो लीड ऑक्साइड की होती है। तो ये सिर्फ पॉइंट आप याद रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? तो ये है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का काम क्या है? प्लेन मिरर हमें देता है इमेज बना के, हम उसे उसमें देखते तो हमें वहां पर अपनी इमेज दिखती है, ठीक है? उसके कुछ इमेज फॉर्मेशन, मतलब वहां पर अलग तरीके से इमेज बनती है, उसके कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज के। चलो वन बाय वन हम देखेंगे। प्लेन मिरर को हम रिप्रेजेंट करेंगे सेम अभी ऊपर किया। ओके, सो लेट्स से एक फ्लैट सरफेस पहले निकालना होगा आपको, फिर उसका बैक साइड दिखाना होगा। ओके, तो ये हुआ आपका एक प्लेन मिरर, तो जिसका ये जो प्लेन सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग है, और ये जो भी पीछे का सरफेस है ये उसका सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब बैक साइड है, ठीक है? और ये आपका प्लेन मिरर का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसे इमेज बनती है, तो वन बाय वन देखते हैं। पहले तो देखो प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनेगी वो बनेगी पीछे, मिरर के पीछे, ठीक है? तो अगर यहाँ पर लेट से कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है प्लेन मिरर के सामने, तो उसकी इमेज मिलेगी उस मिरर के पीछे, ठीक है? तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम समझ लेते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है? तो इस अगर पीछे इमेज है मतलब वो इन प्रैक्टिस एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी है, मतलब जो भी लाइट रे है ना, वो एक्चुअली वहां पर इंटरसेक्ट नहीं हो रही, उसका वर्चुअली इंटरसेक्शन हो रहा है, कहीं पीछे जाके इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है? तो इसी वजह से ये जो भी इमेज है ना, इसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो यहाँ पर तो पीछे ही है, तो पीछे वहां पर कुछ भी नहीं होगा, सिंपल वॉल होगा, क्लियर? तो ये जो भी इमेज है वो रियल में नहीं बनी, वो वर्चुअल इमेज है, तो इसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन एट द बैक ऑफ मिरर। क्लियर? ओके, चलो, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं उसका। अब इसी इमेज को और इसी पिक्चर को याद ध्यान में रखो कि जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है, तो जितनी हाइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट की है उतनी ही हाइट आपको यहाँ पर इमेज की दिख रही है, तो इसका मतलब सेम साइज की बनेगी। तो ये इमेज देखो सेम साइज की भी बनी। ओके, देन और एक बात ये आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल, मतलब जो भी सरफेस है हॉरिजॉन्टल उससे ऊपर है, ओके, मतलब अपराइट दिख रहा है, तो सिमिलरली इमेज भी आपको अपराइट ही दिख रही है, ना कि इन्वर्टेड नीचे दिख रही है, उल्टी नहीं दिख रही। ओके, उल्टी दिखेगी, वो साइड बाय साइड इन्वर्जन होगा, बट अपराइट अगर बोलोगे तो सेम ही दिख रहा है, ठीक है? तो वो इरेक्ट होगी, उसे हम बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है? तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इस पॉइंट में लिखेंगे, इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ इमेज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। डन। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अब यहाँ पर देखेंगे कि जो भी इमेज बनेगी ना, जो भी इमेज बनेगी, लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, तो उसकी इमेज भी उतने ही डिस्टेंस में पीछे बनेगी। लेट्स से ये है 1 मीटर का डिस्टेंस, तो उसकी इमेज भी 1 मीटर पर ही बनेगी, ठीक है? तो इसे कहते हैं इक्वी डिस्टेंट इमेज फॉर्मेशन एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यू कैन राइट इमेज विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मिरर
एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मैं सिर्फ ओ लिखूंगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पर है उतने ही डिस्टेंस में आपकी इमेज बनेगी, सिर्फ वो पीछे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। देन लास्ट पॉइंट यहाँ पर एक है लैटरल इन्वर्जन, जिसे हम कहते हैं साइड बाय साइड इन्वर्जन। अब ये लेटर है आपका क्यू। अब ये मिरर में कैसे दिखेगा, उसकी इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी उल्टी, ठीक है। तो उल्टी मतलब ये देखो अपराइट इन्वर्जन रही है, हॉरिजॉन्टल को इन्वर्जन नहीं है, ये वर्टिकल में इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम साइड बाय साइड इन्वर्जन। जैसे कि आपने लेफ्ट हैंड उठाया तो वहां पर दिखेगा राइट हैंड, यहाँ पर राइट हैंड उठाया तो मिरर में दिखेगा लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे हम साइड बाय साइड इन्वर्जन, इमेज विल बी लैटरली इन्वर्टेड, इसे बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। ओके, इसे मैं कहूंगा साइड बाय साइड इन्वर्जन। क्लियर? ओके, समझ में आया? लाइटरल मतलब समझ आया, ठीक है। और एक बात आप प्लेन मिरर के बारे में याद रखो कि प्लेन मिरर में जो भी फोकस पॉइंट होता है प्लेन का, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है, ठीक है। सो द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। ये कभी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके लिए याद रखो। मैं यहाँ पर रेड करके रखता हूँ उसे, रेड में। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। क्लियर? ओके, चलो, तो ये होगा, ये सब था प्लेन मिरर के बारे में। Okay. अब नेक्स्ट है आपका कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, देन उसके रिलेटेड टर्म्स है। चलो एक काम करेंगे, हम ये वाला पॉइंट ना नेक्स्ट क्लास में ही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको मतलब मुझे भी एक दूसरा क्लास है अभी। एंड सेकंड थिंग, इतना सब आपके दिमाग में एक साथ जाना तो चाहिए बट जाता नहीं, ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है और उसके रिलेटेड जो भी टर्म्स है, विल टेक दैट इनटू द लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलो, सो टिल देन बाय बाय ऑल, कीप लर्निंग। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।